बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास बर्नौलीज़ इक्वेशन है। बर्नौलीज़ इक्वेशन से नेक्स्ट आपके पास जो लीनियर मोमेंटम इक्वेशन से ऊपर तक है वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि कर दूँ। बर्नौलीज़ इक्वेशन क्या होता है? बर्नौलीज़ इक्वेशन आपके पास प्रेशर, वेलोसिटी और एलिवेशन, एलिवेशन कहते हैं हाइट को, हाइट का रिलेशन होता है। और वैलिड, ये वैलिड कहाँ होता है आपके पास इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो आपका रिलेशन पता होना चाहिए। ये प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट का रिलेशन होता है और ये वैलिड होता है स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। जहाँ पे फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन कहाँ पे होती है? फ्रिक्शन किसको कहते हैं? किसी चीज का रगड़ खाना। अगर हम नॉर्मल सिंपल वर्डिंग में कहें तो जहाँ पे फ्रिक्शन निग्लिजिबल होती है, फ्रिक्शनल फोर्सेज निग्लिजिबल होती है, वहां पे ये वैलिड होती है। जहाँ पे नेट फ्रिक्शनल फोर्सेज निग्लिजिबल होंगे और ये वैलिड होगा जहाँ पे स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा। अब आप स्टेडी इनकम्प्रेसिबल देखते हैं कि इनकम्प्रेसिबल के अंदर आपको डेंसिटी की टर्म में होती है। आप बर्नौलीज़ इक्वेशन को थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट बर्नौलीज़ इक्वेशन इज यूजफुल इन फ्लो रीजन आउटसाइड ऑफ बाउंड्री फ्लो लेयर्स एंड वेव्स। अब बर्नौलीज़ इक्वेशन हम यूज कहाँ पे करते हैं? ऐसे फ्लो रीजन्स के अंदर जो कि आपके पास आउटसाइड, आपके पास जैसे मैं अगर आपको सिंपल सी एग्जांपल, जो आपके पास एक कंट्रोल वॉल्यूम है, हमने इसकी आउटसाइड फ्लो देखते हैं कि आउटसाइड में कोई फ्लो तो नहीं हो रहा, कोई बाउंड्री लेयर तो नहीं बन रही है, तो वहां पे हम बर्नौलीज़ इक्वेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं। वेयर द फ्लूइड मोशन इज गवर्न्ड बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड ग्रेविटी फोर्स। ये आपके पास इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है और ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है। इन दोनों लाइंस को आपने अच्छे से याद रखना है। हम यहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? आउटसाइड रीजन पे यूज करते हैं, बाउंड्री लेयर्स पे। और ये फ्लूइड हम चेक किस तरह से करते हैं? प्रेशर और ग्रेविटी फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट होता है, उस तरह से फ्लूइड मोशन को देखते हैं। आप बर्नौलीज़ इक्वेशन देखें, इन फ्लो इनसाइड अंदर जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। बर्नौलीज़ इक्वेशन एप्लीकेबल होती है आउटसाइड फ्लो के लिए। उसके बाद आपके पास बर्नौलीज़ इक्वेशन अप्रोक्सीमेशन किसके लिए होती है? अप्रोक्सीमेशन इक्वेशन दैट इज वैलिड इन विस्कस रीजन फ्लो वेयर नेट विस्कस फोर्सेस आर नेग्लिजिबल व्हाइल compared to inertial gravitational forces such regions outside of boundary layers and waves। अब आउटसाइड ऑफ बाउंड्री लेयर्स हम देख चुके हैं कि आउटसाइड ऑफ फ्लो के लिए ये बर्नौलीज़ इक्वेशन वैलिड होती है। बर्नौलीज़ इक्वेशन वैलिड अप्रोक्सीमेट इक्वेशन किस लिए होती है? कहाँ पे ये वैलिड हो सकती है? इन विस्कस रीजन्स के अंदर। अब इन विस्कस रीजन्स मतलब विस्कोसिटी एक तो हमारे पास टर्म होती है, लेकिन इन विस्कस रीजन क्या मतलब? जहाँ पे विस्कस फोर्सेज जो होती है वो निग्लिजिबल पावर होती है। अब उसके लिए एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, एक्सेलरेशन आपको पता है, वेलोसिटी का गेन डेरिवेटिव ले तो एक्सेलरेशन पता है। लेकिन आप अगर हम फ्लूइड पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन को हम दो कंपोनेंट्स में डिकम्पोज करते हैं। एक स्ट्रीम वाइज एक्सेलरेशन होती है और एक स्ट्रीम लाइन एक्सेलरेशन होती है। अब स्ट्रीम वाइज एक्सेलरेशन को एस कहते हैं और ये जो स्ट्रीम वाइज एक्सेलरेशन होती है वो अलोंग स्ट्रीम लाइन होती है। अब देखिए ये दोनों लाइंस इकट्ठी हो गई, जो स्ट्रीम लाइन, अब ये जो स्ट्रीम लाइन होती है ना एक्सेलरेशन, ये हम बर्नौलीज़ इक्वेशन में देखते हैं। अब ये बात भी याद रखते हैं कि जो बर्नौलीज़ इक्वेशन होती है वो अलोंग स्ट्रीम लाइन होती है, मतलब हम यहाँ पे स्ट्रीम वाइज एक्सेलरेशन अलोंग स्ट्रीम लाइन देखेंगे। अब एक्सेलरेशन को जब हमने दो कंपोनेंट्स में डिकम्पोज किया, एक तो आपके पास एक्सेलरेशन स्ट्रीम लाइन एक्सेलरेशन आई, मतलब स्ट्रीम वाइज एक्सेलरेशन आई, और एक आपके पास नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन जो कि स्ट्रीम लाइन के नॉर्मल डायरेक्शन में होगी उसको हम नॉर्मल एक्सेलरेशन करेंगे, जिसकी वैल्यू v स्क्वायर ओवर r होती है। अब ये जो स्ट्रीम लाइन एक्सेलरेशन है, जो स्ट्रीम वाइज एक्सेलरेशन ए एस है, ये किस वजह से होती है? स्ट्रीम लाइन के अलॉन्ग स्पीड चेंज होगी तो आपका स्ट्रीम लाइन एक्सेलरेशन आएगी, ए एस आएगा, स्पीड मतलब ए एस स्ट्रीम वाइज एक्सेलरेशन आएगी। और ये जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होती है उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से होती है। ये लाइन आपने याद रखनी है और ये आपका इसका नॉर्मल कंपोनेंट आपने यहाँ से अच्छे से याद रखना है। अब फॉर पार्टिकल द मूव अलॉन्ग, अब अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और उसकी डायरेक्शन, अब हमें नॉर्मल एक्सेलरेशन से उसकी डायरेक्शन पता चलती है और जो उसकी स्ट्रीम वाइज एक्सेलरेशन होती है उससे हमें उसकी स्पीड पता चलती है। और अगर हम नॉर्मल एक्सेलरेशन से जब हम उसकी डायरेक्शन पता चल रही है और अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वहां पे हमारे पास उसकी नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। अब वो वैल्यू जीरो की होती है सिंस द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफिनिटी। उस टाइम पे उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब जिस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, अगर वो कोई वो इन्फिनिटी पे होता है, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं हो रही, स्ट्रेट लाइन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो गया, तो बर्नौलीज़ इक्वेशन रिजल्ट फॉर फ्रॉम अ फोर्स बैलेंस अलोंग द स्ट्रीम लाइन। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि बर्नौलीज़ इक्वेशन अलोंग द स्ट्रीम लाइन होती है। अब मैथमेटिकल हम एक्सेलरेशन को देखते हैं। अब अगर आपको मजीद याद हो तो हम वेलोसिटी का गेन डेरिवेटिव लें तो हमारे पास एक्सेलरेशन बनती है। तो हमारे पास यहाँ पे एक डीवी टर्म लिखी है, पार्शियल वी बाय पार्शियल एस डी एस। यहाँ पे ये टर्म आप देख चुके हैं, लोकल एक्सेलरेशन और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इन टर्म्स को कहा जाता था। फर्स्ट वन इज कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, पार्शियल वी बाय पार्शियल एस डी एस और पार्शियल वी बाय पार्शियल टी डी टी। आपने कहीं भी टर्म में देखा होगा, पीछे आपके हैंड नोट्स में ये टर्म्स लिखी हुई है आई थिंक। ये वाली जो टर्म होती है लोकल एक्सेलरेशन होती है। और अगर आप इस डी टी टर्म को, इस सारी इक्वेशन को डी टी से डिवाइड करें तो आपको डी वी बाई डी टी, पार्शियल वी बाय पार्शियल एस डी एस बाई डी टी और ये पार्शियल वी बाय पार्शियल टी, और ये वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाती है? स्टीडी फ्लो की वजह से। स्टीडी फ्लो के अंदर क्योंकि आपके पास जो उसकी डेंसिटी होती है या जो उसकी
वो होती है, वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। तो स्टेडी फ्लो मतलब उसके अंदर तो नो चेंज आता है, कांस्टेंट होती है, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। आपके पास एक्सेलरेशन इन टर्म्स में रह जाएगी, ये टर्म भी आपने याद रखनी है। अभी तक आपके पास इन टॉपिक के अंदर हमने जो देखा, बर्नौलीज इक्वेशन देखा, आपके पास उनका रिलेशन किसके अंदर आता है, प्रेशर, वेलोसिटी और एलिवेशन के लिए उसका रिलेशन होता है। अलॉन्ग स्ट्रीम लाइन होती है। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स देखे, और ये वाली दो लाइन देखी हैं। जब हमने एक्सेलरेशन को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया तो आपके पास एक स्ट्रीम वाइज एक्सेलरेशन आई और एक नॉर्मल। स्ट्रीम वाइज एक्सेलरेशन स्ट्रीम लाइन के क्रॉस होती है, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होती है उससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है। और इसके बाद ये वाला कंपोनेंट आपने याद रखना है, ये कंपोनेंट हम आगे बर्नौलीज इक्वेशन की डेरिवेशन में यूज करने वाले हैं। अब बस ए एस क्या आ गया, पार्शियल वी बाय पार्शियल एस, डी एस बाई डी टी आ गया। अब आप डी एस बाई डी टी को वी लिख सकते हैं, पार्शियल वी बाय पार्शियल एस वी। डी एस बाई डी टी इज द वेलोसिटी कंपोनेंट, मतलब हम एक्सेलरेशन को वी डी वी बाई डी एस लिख सकते हैं। अब जब आपने इस कंपोनेंट को वी डी वी बाई डी एस लिख लिया, एक्सेलरेशन इन स्टेडी फ्लो इज ड्यू टू चेंज ऑफ वेलोसिटी विद पोजीशन। अब आपके पास जो एक्सेलरेशन है ये किस वजह से है, वेलोसिटी के। अब हमें एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बता रही है, वेलोसिटी के चेंज होने से उसकी पोजीशन भी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज हुई विद किसके रिस्पेक्ट से, पोजीशन के रिस्पेक्ट से। और ये आपके पास एक्सेलरेशन इन स्टेडी फ्लो के अंदर ये डेफिनेशन होगी। अब उसके बाद आपके पास ड्यूरिंग स्टेडी फ्लो फ्लूइड मे नॉट एक्सेलरेट इन टाइम। स्टेडी फ्लो के अंदर टाइम से फ्लूइड जो है वो एक्सेलरेट ही करता है, लेकिन स्पेस की पोजीशन के रिस्पेक्ट से जो है वो जरूर एक्सेलरेट करता है। अगर हम इन डायग्राम्स को, अगर मैं इस वीडियोस को वन वन मॉड्यूल करके बताती, मैं डायग्राम्स को भी एक्सप्लेन करती। अभी तक के लिए इतना है कि हम अपना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करें जस्ट। अब आपको इस डेरिवेशन मैं बात बता चुकी हूँ कि अलॉन्ग स्ट्रीम लाइन होती है। अब ये क्या होते हैं सम, ये बात याद रखनी है, काइनेटिक, पोटेंशियल और फ्लो एनर्जीज का सम जो होता है वो हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन बनती है। बर्नौलीज इक्वेशन अलॉन्ग स्ट्रीम लाइन होती है ड्यूरिंग स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो है मतलब कंप्रेसिबिलिटी का जो फैक्टर है, कंप्रेसिबिलिटी और जो फ्रिक्शनल फैक्टर्स हैं वो नेग्लिजिबल है। अब आपके पास ये वाला हम कंसेप्ट जो है वो नेक्स्ट इधर से देखते हैं जी, बर्नौलीज इक्वेशन। उसके बाद यहाँ चलते हैं जी, एक्सेलरेशन होगी। और ये अब आपने मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेती हूँ, आपका अगर यहाँ पे कहीं जगह हो तो हम एक्सप्लेन करते हैं जी इसको। अब आपने इस बर्नौलीज इक्वेशन के लिए हमने एक फ्लो ले चेक कर लिया। इस फ्लो के अलॉन्ग बर्नौलीज, अगर यहाँ पे एक सरफेस ड्रा करती हूँ मैं, और ये सरफेस जो है ये इसका जो टेंजेंट है वो डाउनवर्ड है, तो इसके लिए एंगल जो है वो थीटा बन रहा है। होप सो आपको थोड़ा नजर आ रहा होगा। अपनी स्क्रीन को जूम कर लें और अपने मोबाइल को या जहाँ पे भी देख लें उसको रोटेट कर लें, और लैपटॉप की स्क्रीन भी जूम हो जाती है, वहां से आप उसको जूम कर लें। तो अब आपके पास क्या होगा, हमारे पास ये जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है फोर्स। अब हम जब इसके ऊपर फोर्स लगाई तो इसके अलॉन्ग जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट बना वो रो डी पी डी ए बना, प्रेशर और एरिया पी डी ए। मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करी, आप इसकी डेरिवेशन को थोड़ा सा जितना अच्छे से समझना होता है समझिए। अब इसके बाद हमारे पास इसका एक वेट कंपोनेंट आएगा जो यहाँ पे एक्ट करेगा, और ये इसका जो टेंजेंट कंपोनेंट आएगा जो इसका स्ट्रेट लाइन ऊपर है, रो डी ए पार्शियल बाय पार्शियल एस रो डी ए डी एस आएगा। अब आप बस ये कंपोनेंट आगे, फोर्स एक साइड पे रो डी ए है, दूसरी साइड पे ये है। अब आप बर्नौलीज इक्वेशन को किस तरह से लेते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन को हम न्यूटन सेकंड लॉ से प्रूव करेंगे, F इक्वल टू एम ए से प्रूव करेंगे। अगर आपके पास जो, अब ये देखें, अब इसका जो वेट कंपोनेंट है ये क्या है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, मतलब डाउन साइड डायरेक्शन में है। डाउन साइड डायरेक्शन में होगा तो वो नेगेटिव होगा, अप साइड डायरेक्शन में जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा। अब जो वेट कंपोनेंट है हम उसको रो वी जी लिख रहे हैं। अब आप बस ये देखें, आप बस यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है। अगर हम इन लाइंस को मैच करते हैं तो आप बस एक ट्रायंगल बन रही है, जिसको मैंने ये ओपन करके लिखा है। ये इसका डी जेड, डी एक्स इसका लेंथ, और ये डी एस उसकी डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं हम। अब आपके पास ये सारे कंपोनेंट्स आ चुके हैं। डी जेड इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा हो गया, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। स्ट्रीम लाइन की लेंथ चेक कर रहे हैं तो एफ एस लिखा है, एम ए एस लिखा। अब आपने इसका सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमने इसकी चेक कर ली। लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी डायग्राम देख के लिखेंगे। फोर्स का फर्स्ट कंपोनेंट रो पी डी ए, प्रेशर इनटू एरिया। उसके बाद इसका जो आपके पास जब हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो इसके अलाउंग जो इसका नेक्स्ट कंपोनेंट, ए कंपोनेंट तो हमने लिख लिया। अब जब हम इसके अलाउंग मूव कर रहे हैं तो आपके पास इसका जो नेक्स्ट कंपोनेंट आया वो पी डी ए पार्शियल बाय पार्शियल एस पी डी ए डी एस आया, वो कंपोनेंट लिखा, ये कंपोनेंट लिख लिया। और इसका जो ये जो हमने सरफेस एरिया, यहाँ पे एक सरफेस रखी है हुड से इस फ्लो के ऊपर, जैसे आप किसी टब के अंदर कोई मग रख देते हैं या कोई पत्थर फेंक देते हैं तो उसका सरफेस एरिया भी हम उसके अलाउंग चेक कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को भी हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो अब आपके पास ये जो सरफेस है, इस सरफेस का क्या है, क्या वैल्यू आएगी, रो वी जी कॉस थीटा आएगी। अब आपके पास कॉस थीटा एंगल यहाँ पे बनेगा। अगर आप इसको मजीद समझेंगे तो अब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आपके पास देखें, यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज को जब हमने चेंज किया ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास माइनस साइन है, अंदर वैल्यूज को चेंज कर ले, माइनस पार्शियल डी ए डी एस हो गया, पी वी जी कॉस थीटा हो गया, रो वी जी कॉस थीटा हो गया। अब आपके पास ये वैल्यूज बन के आ चुकी हैं। अब यहाँ पे क्या करें, आपके पास पार्शियल बाय पार्शियल एस पी
और ये जो डी ए डी एस है, हम इस डी ए डी एस टर्म को वी लिख लेंगे, और ये जो पी वी जी कॉस थीटा ये ऐसे लगा। अब आप माइनस के साइन को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इसको कॉमन लेने से पहले अभी हमारे पास एक साइड आई है, हमने दूसरी साइड इसकी निकालनी है। अब हम इसका मैथ निकाल लेंगे, आएगा वो क्या आएगा, रो वी आएगा। मैथ जो होता है रो वी किस तरह से आएगा, डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मैथ बाय यूनिट वॉल्यूम की, और मैथ को फाइंड आउट कर लें, रो वी आ गया। अब उसके बाद एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो कि हमने ऊपर देखा, वी डी वी बाई डी एस डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी जो होता है वो जीरो होता है, वी डी वी बाई डी एस इसका कंपोनेंट आ गया। अब दोनों कंपोनेंट्स आ गए, अपने इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर ए के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, एफ की, एम को और ए की। ये सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट कर लिया, रो वी और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो वी डी वी बाई डी एस आ गई है। अब आप पास डी वी बाई डी तो जीरो हो गया, लोकल एक्सेलरेशन की टर्म यहाँ पे जीरो है। जब आप इसको इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट करेंगे, एफ की टर्म और एम ए की टर्म, ये सारी वैल्यूज को पुट कर लिया। माइनस साइन को जब आप कॉमन लेंगे तो आप पास इस तरह से टर्म आएंगी। माइनस साइन को जब हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस साइन को कॉमन ले लें, तो जब आप कॉमन लेंगे तब भी आप बस इसको आप माइनस नेगेटिव साइन को तो आपको अरेंज करना है, तो आता होगा। पार्शियल पार्शियल एस पी वी जी कॉस थीटा पी वी वी डी वी बाई डी एस आ गया। आपका टर्म कॉस थीटा किसकी इक्वल है, इस डायग्राम से जो हमने ट्रायंगल बनाया यहाँ से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। डी आपको पता है कि अगर आपको वो लाइन आती है, हमने पर्टिकुलर हाइपोटेन्यूज के लिए हम देखते हैं कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो कर्ली ब्राउन हेयर्स है तो कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेन्यूज की इक्वल होता है। तो बेस इसकी क्या है और हाइपोटेन्यूज इसका क्या है वो देखेंगे, तो आपके पास डी जेड जो है, अगर आप इसको रोटेट करके देखें ना, तो आपके पास डी जेड जो है वो डी एस कॉस थीटा आएगा। हम यहाँ पे डी जेड की वैल्यूज को चेंज कर लेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू को डी जेड बाई डी एस लिख लिया। अब आप डी एस का कंपोनेंट को कॉमन ले लें, डी एस का कंपोनेंट कॉमन लेंगे तो पार्शियल रो वी भी कॉमन ले लेंगे, ये वैल्यू जीरो हो सकती है, बाकी नहीं जीरो हो सकती, जब आप कॉमन ले लेंगे आपका ये टर्म आ गया। अब आप इस सारी इक्वेशन को रो जी से डिवाइड कर लेंगे, रो जी से डिवाइड करेंगे, आप पार्शियल रो पी बाय पार्शियल रो जी डी जेड पी वी बाई रो जी डी वी आ गया। अब आप इसको मजीद इंटीग्रेट करेंगे। अब ये जो आपका इक्वेशन की फॉर्म बन गया है, इसको आप आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं अलोंग स्ट्रीमलाइन। अभी हमने बर्नौलीज इक्वेशन निकाली है, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप पास बर्नौलीज इक्वेशन की फॉर्म बना के आप अपने इसको इंटीग्रेट किया, पी बाई रो जी जेड डी, ये डी इससे कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2g आ जाएगा। आप पास कांस्टेंट टर्म के इक्वल आ गया, आप पास ये क्या आ गया, आयलर बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, या इसको इक्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर आप पास देखें तो टोटल 3 टर्म्स आई हैं, एक ये टर्म आई है, एक ये टर्म आई है और एक ये टर्म आई है। इन तीनों टर्म्स के नाम है, ये टर्म्स के नाम आपने याद रखने हैं और इस इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना अच्छे से याद रखना है। इसके बाद 2 टर्म्स और हैं वो भी हम देखेंगे। दिस इक्वेशन, इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। पहली इक्वेशन के अंदर जो पी बाय रो जी है, ऊपर वाली टर्म्स है हम इसको ले रहे हैं, ये जो पी बाय रो जी है इसको हम प्रेशर हेड कहते हैं। सेकंड जेड कंपोनेंट है, इसको हम पोटेंशियल या डेटम हेड कहते हैं। ये जो वी स्क्वायर बाई 2g है इसको हम काइनेटिक हेड कहते हैं। ये सारी टर्म्स लिख ली। अब आपके पास जो बर्नौलीज इक्वेशन है, एज अ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल होता है, दिस इक्वल टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल फॉर द सिस्टम दैट डू नॉट इन्वॉल्व ओके। इसके अंदर लाइन नहीं कंप्लीट, तो हम यहाँ से इसको मजीद देखते हैं। आपके पास जो हमने फॉर्म्स इंटीग्रेट करके वैल्यूज को सारी को फाइंड आउट कर लिया, आपके पास ये फॉर्म बन के आ चुकी है। अब आपने ये फॉर्म स्टीडी फ्लो, जब आप इंटीग्रेट करने से पहले ये आपका स्टीडी फ्लो के लिए होती है। जब आपने इसको इंटीग्रेट कर लिया, आपके पास जो डी कंपोनेंट खत्म हो गया, आपके पास रो की वैल्यूज हमने रीअरेंज कर लिया, तो आपके पास स्टीडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो गया। अब बर्नौलीज इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जब आपके पास दो आपने कंपोनेंट्स के दो सिस्टम्स के निकाले तो P1 बाई रो B1 कंपोनेंट और P2 V2 स्क्वायर GZ2, तो आप इस तरह स्टीडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा आपके पास। इसके बाद आपके पास डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन के लिए ये आपका स्टीडी फ्लो के लिए ये जितने भी बॉक्सेस बने हैं, जो भी स्पेशल केसेस आपके हैंडआउट्स के अंदर आए ना, आपने इनको याद रखना है। स्टीडी फ्लो इनकम्प्रेसिबल इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लो को ज्यूम करके, उसी तरह से इट शुड नॉट फ्लोज फॉर सिग्निफिकेंट कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट्स। अब आप ये जो है फ्लो एनर्जी कंपोनेंट है जिसको हमने प्रेशर हेड कहा, पोटेंशियल एनर्जी कंपोनेंट है जिसको काइनेटिक एनर्जी कहा, ये सारे कंपोनेंट्स के तीनों कंपोनेंट्स के नाम लिखे हैं जो कि मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ। आप डेट डू नॉट इन्वॉल्व, यहाँ पे आपका इक्वेशन ये दिस इक्वल टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल डेट डू नॉट इन्वॉल्व एनी कंजर्वेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी टू ईच अदर। मैकेनिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी आर कंजर्व्ड सेपरेटली। ये लाइंस जो है वो कुछ लिखी हैं, आप इन लाइंस को देख लेना, इंपॉर्टेंट होती है। आपके पास एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन इन लाइंस के अंदर से बन के आते हैं, और डिफरेंट कोई और एग्जांपल, कोई किसी सिस्टम की एग्जांपल देके वो इन लाइंस को पूछ सकता है, तो आपने इनको लाइंस को देखना है। अब बर्नौलीज इक्वेशन स्टेट क्या करती है, स्टीडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो विद निग्लिजिबल फ्रिक्शन द वेरियस फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आर converted to each other but their sum remains constant। अब हमने इसको ड्राइव किया तो आपके पास देखें इसका सम कांस्टेंट ही रहा है। जो भी हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ली है, स्टीडी इनकम्प्रेसिबल कंप्रेसिबल ली है, उनका सम कांस्टेंट ही रहता है कि आपके पास इसकी होगी डेफिनेशन।
देयर इज नो डेसिपेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग सच फ्लो, देयर इज नो फ्रिक्शन रेट कन्वर्ट, कोई फ्रिक्शन इफेक्ट नहीं करती है, कोई मैकेनिकल एनर्जी इफेक्ट नहीं करती है उस टाइम पे। अब फोर्स बैलेंस क्रॉस स्ट्रीम लाइन के अंदर आप बस ये वाली जो फॉर्म्स हैं हम इसको नेक्स्ट से देखते हैं। ये अब पहले हम ये देख लेते हैं। ओके, आप बस ये फॉर्म है, हमने इसको ड्राइव करना है, ये आप बस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। P1 करें इस टर्म को अगर हम रो से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारी इक्वेशंस को, तो आप बस ये वाली इक्वेशन बन के आ जाएगी। जब आप पास ये वाली इक्वेशन बन के आ जाएगी, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से देखना है ये वाला, और इसके बाद एक नेक्स्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब P1 1/2 P1 किया, जब आप सारी को V रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रो G, ये जो Z1 का कंपोनेंट है ये आपके पास यहाँ पे इसकी हाइट होती है, Z इज द हाइट। इसको आप H लिखें, Z लिखें या Y लिखें, एक ही टर्म एक ही बात है। अब यहाँ पे इन्होंने Y लिखा है, हम Y ही लेकर चलते हैं। अब आपका स्मॉल होल इज एट लेवल 2 एंड लेवल वाटर लेवल, हम वो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा रहे हैं। एग्जाम्पल मॉड्यूल नंबर 79 है आपका ये। तो हम थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके जी, आप बस मॉड्यूल 79। ओके, अब इसके बाद आप बस ये स्मॉल होल है लेवल 2 के अंदर, वाटर लेवल 1 ड्रॉप स्लोली। जब वाटर लेवल स्लोली ड्रॉप करेगा तो उसकी वेलोसिटी का फर्स्ट कंपोनेंट 0 हो जाएगा। आपने क्या करना है, P1 और ये जो प्रेशर का कंपोनेंट है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा। जब आप यहाँ पे भी पी एटमॉस्फेयर, यहाँ पे पी एटमॉस्फेयर पुट करेंगे तो आप बस ये वैल्यूज इक्वल हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब आपका वेलोसिटी का कंपोनेंट एक 0 हो गया तो ये वाली वैल्यू भी 0 हो गई। अब आपका क्या रह गया, रो G/1 और 1/2 PV2 स्क्वायर रो G/2 रह गया। ये टर्म्स आ चुकी हैं। V2 का स्क्वायर आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब इसको रीअरेंज करेंगे या बस प्लस टर्म यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगी, रो G/1 माइनस रो G/2 हो जाएगा। अब आप बस जब आप इसके टर्म्स को 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आप बस 2G/2 माइनस Y1 को हम H कर लेंगे 2GH, V2 इक्वल टू 2GH। अगर दिस द सेम वेलोसिटी एज पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली थ्रू अ हाइट, ये आप इससे पहले भी आप 9th में देख चुके हैं कि जब कोई पार्टिकल हाइट से नीचे आता है, फॉल करता है, तो उसके लिए वेलोसिटी जो होती है वो 2GH आती है। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन के लिए भी वही तरह वेलोसिटी आई है। अब ये वाला भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, किसी लिक्विड एज एज्यूम लिक्विड बिहेव कर रहा है एज एन आइडियल फ्लूइड, और जो बर्नौलीज इक्वेशन जब हम उसको स्ट्रीमलाइन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसका जो हाइट का कंपोनेंट आता है इस फेज के अंदर वो इक्वल हो जाता है। जैसे हमने वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल रखा है, यहाँ पे हम हाइट इक्वल रखेंगे इन केस ऑफ आइडियल फ्लूइड। अब आपके पास ये टर्म जो है वो इक्वल हो गई है। जब आपके पास ये टर्म इक्वल हो गई है तो रो G/1 Y2 इक्वल हो गया, तो P1 माइनस P2 आपके पास ये टर्म रहेगी 1/2 P रो V1 स्क्वायर, और ये वाली टर्म V2। अब यहाँ ये V2 यहाँ भी यहाँ से ये शिफ्ट वैल्यू इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगी। हमने इस टर्म्स को कॉमन ले लिया, V2 माइनस V1 को हमने H कर लिया, P1 माइनस P2 ये आ गया। अब आपने एक टर्म याद रख लिया जो कि हम पहले देख चुके हैं कि A1 V1 किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर वेलोसिटी A1 V1 जो होती है वो A2 V2 की इक्वल होती है। अब यहाँ से हमें क्या कौन सी वाली वैल्यू चाहिए, देखिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है ये जो P1 माइनस P2 है इसको तो हमने रो GH कह लिया, ठीक है, ये टर्म थी। अब हमें यहाँ पे V2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस इधर से ये वाली V2 की वैल्यू फाइंड आउट करने की, V2 इधर A2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, A1 V1 अवर A2 आ जाएगा। तो आपके पास A1 V1 अवर A2 आ गया। अब आप V2 की जगह ये वैल्यू पुट कर लें, P1 माइनस P2 की जगह ये वैल्यू पुट कर लें। जब आप रो GH और यह सारी वैल्यूज को पुट करेंगे ना तो आप बस यहाँ पे वैल्यूज 1/2, अब ये वाली सारी फॉर्म बन के आ गई। आप यहाँ से V1 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे, आप बस ये फॉर्म बन के आ गई रो GH ये आ गया। अब आप दोनों तरफ V1 हमने असल में फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो आप ये V1 इधर ही रहा, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2GH रो, और आपस PF ये वाले टर्म, और A1 का अवर A2 का स्क्वायर माइनस 1 ये टर्म आपस यहाँ पे आ गई। जब आप इसके ऊपर V1 स्क्वायर को खत्म करेंगे तो आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये वाला इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, आपने इस इक्वेशन को भी अच्छे से देखना है। अब सारी इक्वेशन हम देख चुके हैं, इससे पहले आपके पास जो ये वाली टर्म्स हैं वो देख लेते हैं आप। ओके ओके, अब आपके पास ये जो टर्म्स थी बर्नौलीज इक्वेशन फॉर अनस्टेडी कंप्रेसिबल फ्लो के लिए, स्टैटिक प्रेशर का आपके पास एक टॉपिक है। ये जो सबसे पहली टर्म होती है P वाली टर्म होती है, इसको आप स्टैटिक प्रेशर कहते हैं, जिसको आप थर्मोडायनेमिक प्रेशर भी कह सकते हैं। सेकंड टर्म PV²/2 को हम डायनामिक प्रेशर कहते हैं। ये जो रो GZ होता है इसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये असल में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नहीं होता इस सेंस में, लेकिन इज नॉट अ प्रेशर इन रियल सेंस, बट इट वैल्यू डिपेंड अपॉन रेफरेंस लेवल सेलेक्टेड एलिवेशन हाइट पे डिपेंड करती है। मतलब Z इज द एलिवेशन हाइट H। उसके बाद रो GH इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच इंक्रीज विद फ्लूइड डेप्थ। अब ये जो रो GZ टर्म है, द टर्म डिक्रीजेज विद फ्लूइड डेप्थ। जैसे जैसे आप डेप्थ पे जाते जाएंगे आपका हाइट जो है वो डिक्रीज करती जाएगी, टर्म डिक्रीज होती जाएगी। और ये जो प्रेशर होता है ये किसका, ये सारी बातें आपके पास हैंडआउट्स पे लिखी हुई है ये वाली टर्म्स, ठीक है। ये लाऊंगा स्ट्रीमलाइन के अंदर कंडीशन है, P स्टैटिक प्रेशर है, डायनामिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। उसके बाद आपका स्टैग्नेशन प्रेशर क्या होता है, स्टैग्नेशन प्रेशर स्टैटिक और डायनामिक का सम होता है। स्टैटिक क्या है, प्रेशर
पी और डायनेमिक क्या है रो वी स्क्वायर ओवर 2, इन दोनों का सम आपका स्टैग्नेशन प्रेशर होगा। स्टैग्नेशन प्रेशर किस बात को रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर को किसी फ्लूइड के अंदर उसके प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। और जो फ्लूइड वेलोसिटी होती है, आप अगर आप इसको रीअरेंज करते हैं ना, आप इसके अंदर से वी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस 2 को पी को सबसे पहले इधर ले जाएं, पी स्टैग्नेशन माइनस पी हो जाएगा। आप इस 2 को अंदर से मल्टीप्लाई, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू पी स्टैग्नेशन माइनस पी हो जाएगा और ये रो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 2 इंटू पी स्टैग्नेशन माइनस पी अगर रो हो जाएगा। जब आप स्केयर को खत्म करेंगे तो आपका स्केयर रूट इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये आपके पास फ्लूइड वेलोसिटी आ गई किसी लोकेशन पे। ये सारी टर्म्स भी आई होप तो आपको अच्छे समझ आ गई होगी। स्टैटिक क्या होता है, प्रेशर को कहते हैं, डायनामिक क्या होता है, सेकंड टर्म रो स्क्वायर ओवर 2, और जो आपका स्टैग्नेशन पॉइंट है वो स्टैटिक और डायनामिक का सम होता है। अगर मैंने यहाँ से कुछ चीज छोड़ी है तो मैं वो देख लेती हूँ अभी। ये टर्म छोड़ी हमने, फोर्स अगर स्ट्रीमलाइन के क्रॉस हमने फोर्स को बैलेंस करना है तो आप पास क्या करेंगे, आप पास यहाँ पे एक इंक्रीजिंग टर्म लिखी है वी स्क्वायर ओवर आर डी एन लिखा है। अगर आप पास फोर्स बैलेंस क्रॉस स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं तो इस टर्म को हमने दो कंपोनेंट देखे थे, एक नॉर्मल कंपोनेंट और एक्सेलरेशन का, और एक स्ट्रीमलाइन के लॉन्ग स्ट्रीम वाइज कंपोनेंट। अब फोर्स बैलेंस इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू स्ट्रीमलाइन यील्ड द फॉलोइंग एप्लीकेशन। आप पास इस तरह से एप्लीकेशन नॉर्मल टू स्ट्रीमलाइन है तो आप पास ये इक्वेशन आएगी, और इस इक्वेशन के अंदर अगर तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो आप पास रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम ये लाइन अभी ऊपर देख के है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपके पास आर इन्फिनिटी हो गया, ये टर्म 0 हो जाएगी, पी बाई रो जी जेड रह गया, और ये जो पी बाई रो माइनस पी बाई रो इक्वल टू जी जेड कर लें, रो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस रो जी जेड, आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। और इस एक्सप्रेशन को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं विद वर्टिकल डिस्टेंस फॉर अ स्टेशनरी फ्लूइड। तो होप सो आपका कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होगा। मैं अंदर अंदर से बता रही हूँ, जब आप इस सारे को एक ही दफा से करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब आपके पास इसकी जो लिमिटेशंस रह गई हैं, लिमिटेशंस देख लेते हैं और इसके बाद आपका जो है वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। लिमिटेशंस के अंदर सबसे पहली लिमिटेशन है कि हम बर्नौलीज इक्वेशन को स्टैटिक फ्लो के लिए यूज करते हैं। अब दूसरी लिमिटेशन है फ्रिक्शनल इफेक्ट इसके अंदर बिल्कुल भी होता है, निग्लिजिबल फ्रिक्शनल इफेक्ट होते हैं। हर फ्लो किसी न आप जो भी फ्लो हो रहा है उसके अंदर कोई ना कोई फ्रिक्शन होती है। मतलब अगर आप पानी को किसी बाल्टी के अंदर से गिरा रही हैं तो आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन लगा रहे हैं, तो वो हो रहा है तो आप उसके अंदर भी देखिए फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गया। तो हर फ्लो के अंदर फ्रिक्शन तो इन्वॉल्व होती है। अब ये मैटर नहीं करता कि उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रही है वो थोड़ी लग रही है या थोड़ी ज्यादा लग रही है। तो फ्रिक्शनल इफेक्ट हो सकता है कि हो भी, और हो ये भी हो सकता है कि वो निग्लिजिबल हो। तो ये आपके पास है कि स्टेडी फ्लो के लिए होता है फ्रिक्शनल इफेक्ट जो होते हैं वो बिल्कुल थोड़े होते हैं। नो शैफ्ट वर्क, नो शैफ्ट वर्क क्या है, फ्लो इज नॉट एप्लीकेबल दैट इन्वॉल्व्स पंप। अब फ्लो उन जगहों पर एप्लीकेबल नहीं होता जिनके अंदर आपके पास पंप, टरबाइन या कोई मशीन की ऐसी डिवाइसेज आती हैं। क्यों इनके अंदर एप्लीकेबल क्यों नहीं होता, क्योंकि आपके पास टरबाइन आपने देखे होंगे, टरबाइन के अंदर क्या होता है कि आपके पास पानी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है तो वो आपका स्ट्रीमलाइन स्ट्रेट नहीं रहती है, तो इस वजह से ये एप्लीकेबल नहीं था। और कैरी आउट एनर्जी इंटरेक्शन विद फ्लो पार्टिकल व्हेन दीस डिवाइसेस एनर्जी इक्वेशन यूज्ड इंस्टेड। उसके बाद इनकम्प्रेसिबल फ्लो, दूसरा कंपोनेंट हमने देखा कि टर्बाइंस और इन शैफ्ट वर्क इन डिवाइसेस के लिए ये बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है वैलिड नहीं होती है, फ्रिक्शनल इफेक्ट कम होती हैं। इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है मतलब डेंसिटी कांस्टेंट होती है, इनकम्प्रेसिबल जिसके अंदर डेंसिटी की टर्म नहीं आती है। नो निग्लिजिबल हीट ट्रांसफर होती है। बर्नौलीज इक्वेशन शुड नॉट यूज्ड फॉर फ्लो सेक्शन दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट टेंपरेचर सच एज हीटिंग कूलिंग सेक्शन। अब जो उसकी डेंसिटी ऑफ गैस होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेंपरेचर के, तो बर्नौलीज इक्वेशन हीट ट्रांसफर वाले जहाँ पे हीट ट्रांसफर का सेक्शन होता है वहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं होते। फ्लो स्ट्रीमलाइन के अलग क्रॉस होता है, ये बात तो काफी दफा हो चुकी है। बर्नौलीज इक्वेशन एप्लीकेबल होती है स्ट्रीमलाइन, वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट इज जनरली डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस। अगर आपको किसी आपका फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपका स्ट्रीम उसकी वैल्यूज डिफरेंट होगी, फ्लो स्लो हो रहा है तो आपका वैल्यूज डिफरेंट होगी। फ्लो इरोटेशनल होता है, इरोटेशनल का मतलब है वर्टोसिटी का इफेक्ट है, वर्टोसिटी मतलब उसकी जो वैल्यूज होती है वो जीरो होती है। अब फ्लो रीजन अगर इरोटेशनल है, जब रीजन इरोटेशनल है मतलब उसकी वैल्यू जीरो आ रही है, देयर इज नो वर्टोसिटी इन फ्लो, तो सी कांस्टेंट है। फ्रिक्शनल इफेक्ट, हीट ट्रांसफर कंपोनेंट दैट डिस्टर्ब streamline structure the flow that make Bernoulli's equation invalid when flow is irrotational. Bernoulli's equation applicable between 2 points along the flow. जब अगर फ्लो इरोटेशनल है तो Bernoulli's equation हो भी सकता है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान में एप्लीकेबल हो, और ये वाली कंडीशन भी है जब रीजन इरोटेशनल होता है मतलब उसके अंदर फ्लो फील्ड के अंदर वर्टोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, मतलब सी कांस्टेंट है। फ्रिक्शनल इफेक्ट, हीट ट्रांसफर, ये सारी वैल्यूज जो है स्ट्रीमलाइन को डिस्टर्ब करेंगी जिसकी वजह से बर्नौलीज इक्वेशन इनवैलिड हो जाती है। और एक रीजन इरोटेशनल है और एक फ्लो इरोटेशनल है, ये दो डिफरेंट कंसेप्ट हैं। तो ये तो हो गया आपके पास इस सारी की लिमिटेशन। होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट कर देंगे। ये वही वाली बातें जो आपके हैंडआउट्स पे यहाँ पे लिखी हुई हैं जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। अच्छा यहाँ से आपके हैंडआउट्स अच्छे खत्म हो गए, मैंने तो नीचे नहीं जा रहा।
यहाँ पे आपके पास लिमिटेशन नहीं लिखी हुई है। अब आपके पास यहाँ पे मेरे पास हैंडवर्क्स में यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, ये आपके हैंडवर्क्स वाली लिमिटेशन है, मुझे अभी मिली नहीं है। ये वाली लिमिटेशन है जो कि मैंने आपको वहाँ से एक्सप्लेन की है। तो ओप्सो आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इट्स अ रिक्वेस्ट। आपकी छोटी सी नेकी से मेरा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मैं जिस तरह आपको फ़ायदा दे रही हूँ, इसी तरह आप मुझे फ़ायदा देते रहिए। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।